हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। और आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 2 के 30 मार्क्स के एमसीक्यू। जी हाँ बच्चों, पॉलिटिकल साइंस का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, एक दल के प्रभुत्व का दौर, जो कि आपकी सेकंड बुक से है, स्वतंत्र भारत में राजनीति। इस बार सीबीएसई ने अपना पैटर्न बदला है और लगभग वो 40% जो पेपर है लगभग एमसीक्यू फॉर्म में देने वाली है, जिसके लिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि आप सारे एमसीक्यूज को देख लें। चैप्टर वाइज हम एमसीक्यू लेकर आने वाले हैं, चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपने दूसरी वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है सभी वीडियो का, सारी वीडियो के जाके आप एमसीक्यूज देख सकते हैं। और अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब देखने वाले हैं, 30 मार्क्स के एमसीक्यू, और काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है ये। और अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपके 30 मार्क्स एग्जाम में कहीं नहीं जाएंगे। जी हाँ बच्चों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या क्या एमसीक्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहला एमसीक्यू जो है आपके लिए एक प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इजी है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इसका आंसर पता होगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आपको आंसर बता देते हैं। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बच्चों, जय जवान और जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? ये नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। जी हाँ, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ये नारा दिया गया था 1965 में, जब भारत में पाकिस्तान का अटैक हो जाता है, आक्रमण हो जाता है, और उसी समय भारत की जो खाद्य फसलें हैं वो भी काफी बुरे दौर से गुजर रही थी। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ में हम आ गए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नेहरू की मृत्यु के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? तो बच्चों, मैंने अभी अभी आपको बताया कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जो थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री, जो नेहरू की मृत्यु के बाद बने। तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा, लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न संख्या 3 की तरफ हम आ गए हैं। 1952 से लेकर 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? जी हाँ बच्चों, पहले चुनाव से लेकर लगभग चौथे चुनाव तक पूरे भारत में भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व था? तो बच्चों, इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी जो थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसे कहा जाता था, आज भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही कहा जाता है, पर उस समय काफी ज्यादा वर्चस्व की स्थिति में थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारत में चुनाव करने के लिए कौन उत्तरदायी है? आखिर किसकी जिम्मेदारी है भारत में चुनाव कराने की? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का चुनाव आयोग, या फिर प्रधानमंत्री? तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत का चुनाव आयोग जो है भारत में जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी लेता है, सही ढंग से उसे चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। जी हाँ बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ आ गए हम। अगले प्रश्न में कहा गया है कि किस भारतीय राजनीति दल को छतरी संगठन के रूप में जाना जाता है? बच्चों, छतरी संगठन किस भारतीय राजनीति पार्टी को कहा जाता है? क्या भारतीय जनता पार्टी, भारतीय समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, या फिर कांग्रेस पार्टी? तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को छतरी दल के रूप में जाना जाता है, छतरी संगठन के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व को कांग्रेस सिस्टम का नाम दिया? जी हाँ बच्चों, आखिर किस भारतीय विद्वान ने कांग्रेस सिस्टम का नाम दिया कांग्रेस के प्रभुत्व को? मॉरिस जॉनसन, ये भारत का तो है ही नहीं, इकबाल नारायण, रजनी कोटरी, या खुशवंत सिंह? बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रजनी कोटरी। रजनी कोटरी ने कहा था कि भारत में कांग्रेस सिस्टम चल रहा है, यानी कांग्रेस का प्रभुत्व है। अगले प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई?
कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? क्या 1960 में, 1961 में, 1963 में, 1965 में? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1963 में। 1963 में कामराज योजना को क्या किया गया था? प्रस्तावित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं। अगले प्रश्न में कहा गया पहली लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन था? बच्चों पहली लोकसभा का मतलब है कि पहला जो चुनाव हुआ था उस समय सबसे बड़ा जो विपक्षी दल था वो कौन था? भारतीय जनसंघ था, स्वतंत्र पार्टी था, भारतीय समाजवादी पार्टी था या फिर भारतीय साम्यवादी पार्टी था? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतीय साम्यवादी पार्टी। ये जो पार्टी थी नंबर 2 पर थी, 16 सीटें जीतकर आई थी पहले आम चुनाव में। इस पार्टी को 16 सीटें मिली थी, जबकि पहले नंबर पे जो थी वो कांग्रेस पार्टी थी जो काफी अव्वल दर्जे से जीत प्राप्त की थी। अगले प्रश्न की तरफ हम आ गए। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 1952 से लेकर 1967 के काल में कांग्रेस के प्रभुत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी नहीं है? उत्तरदायी नहीं है का क्या मतलब है कि आखिर इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कांग्रेस के प्रभुत्व के लिए जिम्मेदार नहीं है, जो सूट नहीं करता उसे? जैसे पहला ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, दूसरा कुशल नेतृत्व, तीसरा विभाजित विपक्षी दल और चौथा है मजबूत क्षेत्रीय आकांक्षा। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। मजबूत क्षेत्रीय आकांक्षा जो है वो इसका राइट ऑप्शन उत्तरदायी तत्व नहीं है ताकि कांग्रेस अपना प्रभुत्व कर सके। अगले प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि किस राजनीतिक दल ने भारत में पूंजीवाद तथा खुले बाजार की अर्थव्यवस्था का समर्थन किया? आखिर कौन सी पार्टी थी जो खुले बाजार के लिए और पूंजीवाद लाना चाहती थी भारत के अंदर? आखिर ऐसी कौन सी पार्टी थी? उसका समर्थन उसने किया भारतीय जनसंघ ने, स्वतंत्र पार्टी ने, भारतीय समाजवादी पार्टी ने या फिर भारतीय साम्यवादी पार्टी ने? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी वो पार्टी थी जो भारत में पूंजीवाद का क्या करती है? समर्थन करती है और खुले बाजार की अर्थव्यवस्था को भारत में अपनाने की बात करती है। अगले प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारत के प्रथम चुनाव में चुनाव आयोग को संपूर्ण देश में कितने विधायक और सांसद हेतु मतदान करवाना था? प्रश्न बच्चों ये है कि जो पहला चुनाव हुआ था चुनाव भारत के अंदर, तो चुनाव आयोग को आखिर पूरे देश में से कितने विधायक और कितने सांसद चुनने थे? कितने इन सबको लोगों के द्वारा मतदान करवाना था? कितने या कि सेलेक्ट किए गए? जैसे पहला ऑप्शन है 2100 विधायक और 500 सांसद, दूसरा ऑप्शन जो आपका है वो है 1700 विधायक और 598 सांसद, तीसरा 3200 विधायक और 489 सांसद और चौथा 2100 विधायक और 567 सांसद। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। उस समय पहले आम चुनाव में 3200 विधायक और 489 सांसदों के लिए चुनाव कराए गए थे। अगले प्रश्न की तरफ हम आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया है? आखिर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था? जयप्रकाश नारायण ने, राजेंद्र प्रसाद ने, श्री कृष्ण सिंह ने या राम मनोहर लोहिया ने? तो बच्चों राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण जो थे उन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अगले प्रश्न की तरफ हम आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि भारत के पहले आम चुनाव के समय देश में कितने लोग साक्षर थे? कहने का मतलब यह है कि जब पहला आम चुनाव भारत का हुआ था तो उस समय भारत के कितने लोग पढ़े लिखे थे? तो बच्चों सबसे कम पढ़े लिखे थे उस समय, और इसमें से सबसे कम देख सकते हो आप 25%, 15%, 20% और 35%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15% लोग जो थे उस समय सिर्फ पढ़े लिखे थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आ गए। इसमें कहा गया कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? एक दलीय व्यवस्था भारत में है या दो दलीय व्यवस्था है या बहुदलीय व्यवस्था है या एक अधिपत्य वाली दलित व्यवस्था है?
तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहुदलीय व्यवस्था। भारत के अंदर इस समय बहुदलीय व्यवस्था चल रही है, जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारी पार्टियां भारत में चुनाव लड़ सकती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बच्चों प्रारूप समिति, संविधान, हमारा संविधान बनाया किसने था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या आचार्य कृपलानी। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा को की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी और इसका पूरा का पूरा प्रारूप सेट किया था। अगले प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि किस वर्ष केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। वो कौन सा वर्ष था जब पहली बार भारत के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार बनती है? 1989 का चुनाव, 1971 का चुनाव या 1990 का चुनाव या 1977 का चुनाव। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1977 के चुनाव के बाद ये पहला चुनाव था जब गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में बनी थी। जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय, और ये लोगों ने मतलब एक तरीके से दुख जाहिर किया था, अपना गुस्सा जाहिर किया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंदिरा गांधी की पार्टी को लेकर। ठीक है, वो हम चैप्टर 6 में बात करेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल से। नेक्स्ट प्रश्न है, कहा गया कि साम्यवादी समूह के उभार भारत में कब हुआ? साम्यवादी समूह का जो उभार है वो भारत में कब हुआ? आखिर कब साम्यवादी समूह भारत में पनपना चालू हुए? सन 1930 के दशक में, सन 1950 के दशक में, सन 1920 के दशक में, या फिर सन 1960 के दशक में? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सन 1920 के दशक में साम्यवादी समूह का उभार भारत में होने लगा था। अगले प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई भारत में किसके द्वारा की गई? राष्ट्रीय आंदोलन आखिर भारत में किसने बनाया? राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई कौन कर रहा था? जनसंघ, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी या फिर सोशलिस्ट पार्टी? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांग्रेस। कांग्रेस जो थी वो उसने ही भारत के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। अगले प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? आखिर भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? उसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? दीनदयाल उपाध्याय थे, बी.डी. सावरकर थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो इसके संस्थापक भी रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ आ गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना भारत में कब की गई? आखिर कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1890 में, 1885 में, 1887 में या 1891 में? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आ गए। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? चुनाव आयोग को कब बनाया गया था? आखिर 1947 में, 1950 में, 1952 में या 1953 में? तो बच्चों इसका राइट आंसर है 1950। यहाँ ऑप्शन मिसलीड है, ये ऑप्शन बी है आपका। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा, ऑप्शन बी आपका जो है वो राइट आंसर है 1950। अगले प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि भारत के चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल कब शुरू किया गया? आखिर भारत के चुनावों में ईवीएम कब से इस्तेमाल किया जाता है? तो 1990 के दशक के शुरुआत में, 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में, या 1980 के दशक के शुरुआत में, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1990 के दशक के अंतिम वर्षों से भारत में ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। अगले प्रश्न की तरफ आ गए हम। अगले प्रश्न में कहा गया कि स्वतंत्र पार्टी की संस्थापक कौन थे? आखिर स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, आचार्य नरेंद्र देव ने, मीनू मसानी ने, सी राजगोपालचारी ने? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सी राजगोपालचारी ने ही स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। कहा गया कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने?
तो बच्चों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो भी सी राजगोपालचारी ही थे, तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, सी राजगोपालचारी। अगले प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी। आखिर भारतीय जनसंघ को कब बनाया गया था, 1947 में, 1960 में, 1961 में या 1951 में। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब टूटकर दो हिस्सों में बट गई थी। आखिर कम्युनिस्ट पार्टी को कब दो हिस्सों में देखा गया कि वो टूट गई और दो हिस्सों में बट गई, 1947 में, 1960 में, 1961 में या फिर 1964 में। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1964 में जो थी वो ये पार्टी दो हिस्सों में टूटकर बन गई थी। हालांकि कहें इस पार्टी के बारे में तो ये पार्टी में दो धड़े थे, जो एक थे चाइना के सपोर्टर और एक थे रशिया के सपोर्टर। तो जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ 1962 में, तो उस समय जो सपोर्टर थे, जो चाइना के समाजवाद का सपोर्ट करते थे, उन्हें इस पार्टी से एकदम अलग कर दिया गया और इस पार्टी से टूटकर वो अलग हिस्सा बन गया और उसे कई बार गिरफ्तारी वगैरह भी उनकी हुई, उन्हें जेल वगैरह भी जाना पड़ा। अगले प्रश्न में हम कहेंगे कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन बने। आखिर कौन थे जो जो पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जयप्रकाश नारायण थे, कौन थे आखिर। अगर हम बात करें तो यहाँ पर रफी अहमद किदवई, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है आपका। रफी अहमद किदवई जो थे वो भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री का पद इन्होंने संभाला था। अगले प्रश्न की तरफ हम आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, आचार्य नरेंद्र देव ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने या फिर राम मनोहर लोहिया ने। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य नरेंद्र देव ने ही सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की तरफ हम आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि केरल की सरकार को केंद्र सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बर्खास्त कर दिया था। आखिर कौन सा अनुच्छेद लगाया था। तो बच्चों ये जो था अनुच्छेद, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। अनुच्छेद 356 के द्वारा केरल सरकार को केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। अगले प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री का पद किसे मिला। पहला मंत्रिमंडल जो भारत का बना था उसमें स्वास्थ्य मंत्री कौन बने, रफी अहमद किदवई, मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजकुमारी अमृता कौर या फिर अमृता प्रीतम। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जो है राजकुमारी अमृत कौर, जो थी भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनती है भारत के पहले मंत्रिमंडल में। अगले प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं। पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी सीटें मिली। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को लगभग 16 सीटें मिली थी। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 16 सीटें। अगले प्रश्न में आ गए हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि लोकसभा के पहले चुनाव, ये मिसप्रिंट है, चुनाव है ये, चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीट पर जीत मिली थी। आखिर पहले चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटों पर जीत प्राप्त की, 489, 364, 371 या फिर 361। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 364 सीटों पर इन्हें जीत मिली थी पहले आम चुनाव में। अगले प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि भारत के पहले आम चुनाव कब हुए थे। भारत के पहले आम चुनाव कब माने गए, 1951-52 में, 52-53 में या फिर 52-55 में या 47-50 में। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1951-52 में भारत के पहले आम चुनाव हुए थे। इसे 1952 के चुनाव भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारतीय चुनाव के समय देश में कितने मतदाता थे, 10 करोड़, 15 करोड़, 17 करोड़ या फिर 22 करोड़।
तो अगर हम पहले आम चुनाव की बात करें तो उस समय भारत में लगभग 22 करोड़ लोग जो थे वो वोट देने का अधिकार रखते थे। 22 करोड़ लोगों को वोट देने का अधिकार उस समय दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों बस इतने ही प्रश्न थे इस वीडियो में। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें आपके मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई एमसीक्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।